कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था वेरी फर्स्ट एक्ट, उसके बाद फिर इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। चार्टर एक्ट 4 हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, देन देन मॉरले मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट उसको भी कहते हैं 1909, जिसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। फिर आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान, एंड आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह फॉर्म होगी, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एंड आफ्टर दैट वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास पूरा यानी 1773 से कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बैकग्राउंड है, पूरी हिस्ट्री है कि यहाँ कैसे आया है। टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कलर भरेंगे हम लोग, और इस इन बिटवीन हम साथ में ये भी देखेंगे कि हु आर द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, कौन कौन गवर्नर जनरल थे, कौन से एक्ट कौन से के बाद कौन कौन से गवर्नर जनरल आए। गेटिंग का पॉलिटी वाला एंगल भी हम लोग देखेंगे जो कि लक्ष्मीकांत के अंदर भी है, और उसके अलावा हम लोग इसका हिस्ट्री का एंगल भी देखेंगे। दोनों एंगल से हमें इस पे काम करना है, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को हमें डिटेल में करना है बहुत अच्छे से कि कौन सी चीज़ें। अब इसमें पढ़ना क्या होता है एक्चुअल में, जैसे अंग्रेज़ों ने जब बंगाल पे कब्जा कर लिया, यानी बंगाल को अपने उसमें ले लिया, एम्पायर में ले लिया, तो उसके बाद फिर इनको लगा, और बहुत सारी बॉम्बे, मद्रास और भी बहुत सारे प्रोविंस उनके अंडर में थे, तो उनको लगा कि अब हमें जो कंसोलिडेशन है इसके प्रोसेस को अपने लॉ वगैरह इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे से करना चाहिए। इन्होंने सबसे पहला एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया वो रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। तो एक पॉइंट, पहला हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इसका कि क्या इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कैसे, मतलब हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उसके बाद फिर लीगल फ्रेमवर्क भी देखेंगे कि लीगल एंगल यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोनों, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने जो रूल करना शुरू किया इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में आगे क्या चीज़ें प्रोसीड होती हैं, क्या चीज़ है, तो उसका जो है पॉलिटिकल कंसोलिडेशन कैसे किया इन्होंने, कौन कौन सी चीज़ें की यहाँ पे, ब्रिटिश रूल को सेटअप करने में इन्होंने पॉलिटिकली कैसे काम किया है, तो उसके लिए हमें कानून वगैरह की बात करनी है। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसके हम बारे में बात करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद कॉलोनियल सोशियो कल्चरल पॉलिसीज़ और इम्पैक्ट्स उसके, फिर मॉडर्न एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन जो इंडिया में हुआ, वो सारी बातें होंगी। सबसे पहले हमारा बात जो है कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल थ्रू द जो है आपका मतलब लॉ। तो यहाँ पे 1600 सेंचुरी में सबसे पहले आपको बताया चार्टर पास आया है, चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सेंचुरी में। उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है, बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट का मतलब यह है कि वो अब वहाँ पे वसूली कर सकता है, टैक्स वगैरह लगा सकता है। और बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट बना दी गई, जिसमें एक डिप्टी नवाब और एक नवाब बनाया गया। ये बात आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये आ चुकी है बात समझ में, है? यहाँ तक बात समझ में आई है ना कि उनको डिप्टी नवाब और नवाब बनाया गया था। ये तो मुझे लगता है कि मैंने करवा दिया है, ये सब पता होगा आपको, है भाई? अच्छा, अब इसके बाद में देखेंगे आप लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे रूल करती है। तो कंपनी जो रूल करती है वो कोड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू रूल करती है। किसके थ्रू करती है? कोड ऑफ डायरेक्टर और कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स, मतलब यानी कि ये लोग जो प्रोप्राइटर्स होते हैं जिनका शेयर्स कंपनी के अंदर है, और वो लोग बनाते हैं कोड ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे आज कंपनी का होता है, उसी तरह उसमें कोड ऑफ डायरेक्टर होता था। और कोड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो लोग इसको कंपनी को चलाते थे, वो देवर टेकिंग द डिसीजंस, ठीक है, जो भी डिसीजन होते थे ये वो लोग ले रहे थे। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू रूल चलाती है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसको इंट्रोड्यूस करने की वजूहत क्या रही, क्यों इसको जो है किया गया, क्योंकि कब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उसमें उसके जो सर्वेंट्स थे, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सोचिएगा, उसके सर्वेंट जो बहुत रिच हो रहे थे लेकिन कंपनी पुअर हो रही थी। करप्शन बहुत ज़्यादा था सर्वेंट्स के अंदर, सिविल सर्वेंट जो भी सर्वेंट्स होते थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके बहुत ही करप्ट थे, वो अपनी प्रॉफिट के लिए देखते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत लॉस में जा रही थी। लेकिन जो ऑफिशियल्स होते थे, जो इसके ऑफिसर्स होते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। तो यानी कि कंपनी तो लॉस में है लेकिन ऑफिसर प्रॉफिट में है। ईस्ट इंडिया कंपनी
कितना ज़्यादा लॉस में चली गई कि उसने 1 मिलियन पाउंड का लोन के लिए अप्लाई किया इंग्लैंड में 1772 के अंदर। तो यहाँ पे इसका प्रॉपर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, अपने मन से थंब रूल चल रहा था। तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ हुई कि रेगुलेटिंग एक्ट कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कंपनी को रूल किया जाए, कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिससे और जब भी कोई ऐसा एक्ट आता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता था, तो वो इंग्लैंड में कुछ चेंजेस करते थे और कुछ इंडिया में चेंजेस करते थे। तो इंग्लैंड में क्या चेंजेस हुए, इसमें क्या हुआ कि रेज द वोटर्स क्वालिफिकेशन पब्लिक ओपिनियन against the co-gathered movement in England, appointment of the parliamentary committee and regulating bill of Northbrook। तो यहाँ पे देखें आपके इस समय मतलब वोटर क्वालिफिकेशन जो है वो बढ़ाई गई इस बिल के तहत, इंग्लैंड के अंदर चेंज जो किया गया, पब्लिक ओपिनियन के बजाय मतलब पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द को गैदर्ड मोमेंटम इन द इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के अंदर एक ये था कि लोगों का ओपिनियन लिया जाए क्या है क्या चीज़ है, तो वोटिंग राइट उनके मतलब ओपिनियन लिया जाए, लेकिन उसमें ये भी था कि वोटर की जो क्वालिफिकेशन है वो ठीक होनी चाहिए, मतलब वोटर क्वालिफाइड वोटर ही वोट करना चाहिए, ऐसे जनरल पब्लिक ओपिनियन से काम नहीं चलेगा। तो ये मतलब ये है कि जनरल पब्लिक ओपिनियन से चीज़ें सही नहीं रहती हैं, इसलिए जो है जो समझदार वोटर्स हैं वो वोट करें, इसलिए वोटर की क्वालिफिकेशन को रेज किया गया, वो इंग्लैंड में था। मतलब कि कौन लोग डिसाइड करेंगे, कोई भी चीज़ डिसाइड करना है क्या करना है, तो उसके लिए इंग्लैंड के अंदर वो चीज़ हुई। उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करने का भी चीज़ वहाँ पे चेंज हुआ कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाएगी, उसका अपॉइंटमेंट होगा। ये भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चेंज किया गया, किसमें, इंग्लैंड के अंदर। और इसके अलावा जो है इन्होंने रेगुलेटिंग बिल जो है वो लाया गया नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। इंग्लैंड के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस हुए, तो इंग्लैंड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि कोड ऑफ डायरेक्टर वॉज इंट्रोड्यूस टू प्लेस ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कम फ्रॉम इंडिया बिफोर टू ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ पे यह कोड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया कि कोड ऑफ डायरेक्टर जो है वो लोग जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी इंडिया से आ रहे हैं उसको दो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर के सामने रखेंगे, एक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। ये ये मतलब रखेंगे, ये और दोनों इसको एग्जामिन करेंगे। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये लोग इसको एग्जामिन करेंगे। तो यानी कि कोड ऑफ डायरेक्टर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर रहा है, इंग्लैंड के अंदर कोड ऑफ डायरेक्टर अपनी जो बिल वगैरह है कि कितना पेमेंट हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, उसको चांसलर ऑफ एक्सचेकर के पास भेजेगा। चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है वो एक्चुअल में कैबिनेट मिनिस्टर है इंग्लैंड के अंदर, जिसके बाद भेजेगा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी मिनिस्टर है और उसके पास भेजेगा। तो यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी दी गई है प्रॉपर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में चेंज क्या हुआ, इंडिया के अंदर पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था। क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। या इसको गवर्नर ऑफ बंगाल का जो सीट है इसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल है अब वो बॉम्बे और मद्रास के लोगों का को भी सुपरवाइज करेगा, ठीक है, मतलब कि गवर्नर को भी सुपरवाइज करेगा। पहले वो गवर्नर ऑफ बंगाल सिर्फ होता था और गवर्नर ऑफ मद्रास होता था, गवर्नर बॉम्बे होता था, अलग अलग। अब क्या है कि गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसको सुपरवाइजरी रोल दे दिया गया है किसका, बाकी दो गवर्नर्स का। और इसके एक्ट एंड फंक्शन विद द 4 काउंसिल मेंबर्स। इसके पास जो है 4 काउंसिल के मेंबर होंगे, जो कि मतलब इसके जो गवर्नर जनरल होगा उसके पास 4 मेंबर होंगे, ठीक है, काउंसिल मेंबर, जो कि डिसीजन में उसको पार्टिसिपेट करेंगे और मेजोरिटी से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको पावर दी गई, सुपरवाइजरी पावर दी गई। मैंने बताया दो अलग जो काउंसिल्स हैं एट द टाइम ऑफ वॉर और पीस, कौन कौन से, बॉम्बे और मद्रास का, ठीक है। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर। वो ध्यान रखिएगा, वो जो आज कलकत्ता हाई कोर्ट है वो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था। या मतलब ऐसे समझिए आप कि वो जो हाई कोर्ट हैं उन्हीं को मतलब उस समय सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया था, आज की जो हाई कोर्ट है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, क्योंकि कई सारे सुप्रीम कोर्ट बाद में स्टैब्लिश किए गए वहाँ पे। जैसे हाई कोर्ट है उसी तरह सुप्रीम कोर्ट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हाई कोर्ट ऑफ अपील थी वहाँ पे उस समय। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आज समझ लीजिए आज के हाई कोर्ट के लेवल का था। तो इस्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर। प्रोहिबिट, और उसने प्रोहिबिट किया, रेगुलेटिंग एक्ट 73 ने प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव। यानी नेटिव से ना वो ब्राइब लेंगे ना ही कोई प्रेजेंट लेंगे। और उनको ट्रेड के लिए मतलब उनको प्रोहिबिट किया गया कि कंपनी किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगी। मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कंपनी जो ट्रेड कर रही है उसी में उनके लिए उनको सैलरी मिल रही है और वो कंपनी के लिए काम करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को। किसको बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई। तो पहला क्या 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 चेंजेस इंडिया में हुए हैं उनको आपको याद रखना है कि एक तो गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल, उसके 4 काउंसिल ऑफ मेंबर होंगे, तो मेजोरिटी सिटीजन होगा, ठीक है ना। उसके अलावा क्या नाम है, दोनों को सुपरवाइज करेगा, मद्रास और बॉम्बे की जो वो है उसको भी सुपरवाइज करेगा क्या नाम है यहाँ का गवर्नर जनरल बंगाल। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, और प्राइवेट ट्रेड में किसी तरह का ब्राइब या गिफ्ट लेने के लिए नेटिव से जो है वो रोका गया, किनको, कंपनी के एम्प्लॉइज को। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया, और ये बंदा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल बनाया गया। उसके बाद में इसमें कुछ सुधार के लिए दूसरा एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। ये इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि रेगुलेटिंग ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, फेल हो रहा था, तो इसको लाया गया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, इसको मार्क करिएगा, रट्टा मारिएगा, कि स्पेशल बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाई गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कौन से एक्ट के तहत आया है, तो ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो इसमें जो है इसको बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया उसको कहा गया कि वो कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा कंपनी के अफेयर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, 6 कमिश्नर होंगे, और एक सीक्रेट कमेटी भी बनाएगी जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस 3 जो है बंदे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के होंगे, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है ये बाईपास कर सकते हैं, ठीक है, बाईपास कर सकते हैं किसी भी डिसीजन को और खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था पहले, अभी क्या आ गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, और अब ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया है। और मैंने बताया इसके अलावा एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई, सीक्रेट कमेटी जो थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस 3 बंदे फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रहेंगे, और ये इमरजेंसी के टाइम पर बाईपास कर सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते, मतलब कोई भी काम डिसीजन ले सकते हैं। और उसके अलावा आपका काउंसिल मेंबर को डिक्रीज किया गया, सिर्फ 3 काउंसिल मेंबर, 4 थे पता है आपको, उसमें 3 करे गए, काउंसिल मेंबर को 3 किए गए। और उसके अलावा सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल बंगाल, उनको बॉम्बे और क्या नाम है मद्रास के ऊपर पूरा क्लियर डिफाइन किया गया। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था मराठा का, तो मैं बताया था कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे बहुत अच्छे से, कि क्यों मुझे मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल, उस समय उनके दिमाग में यही था कि गवर्नर ऑफ बंगाल है, तो वो बॉम्बे के अगर कोई ट्रीटी कर रहा है तो उसको गवर्नर ऑफ बंगाल से अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है। बाद में जब ये क्लियर किया गया, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में, कि वो गवर्नर जनरल है और वो सबका सुपरवाइजर भी है, तो इसलिए फिर ये वहाँ पे एकदम क्लियर, पिट्स इंडिया एक्ट में वो बात क्लियर करके दी गई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो एक्चुअल में सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं है, वो गवर्नर जनरल है, मतलब आप लोगों को भी उसको के अंडर में है। अब बॉम्बे और मद्रास जो है वो उनका सुपरवाइजर भी है। तो ये एक तरह से ये डिफाइन किया गया, क्लियर कट जो डिफाइन किया गया वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर डिफाइन किया गया। उसके अलावा जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सबॉर्डिनेट बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। गवर्नर जनरल बंगाल जो है वो कैन नॉट डिक्लेयर वॉर विदाउट परमिशन, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर ये था कि आप वो हैं, लेकिन बिना परमिशन के, गवर्नमेंट के बिना परमिशन के आप वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एकदम इसमें क्लियर किया कि ईस्ट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये साफ साफ कर दिया गया कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल काम देखेंगे, बाकी पॉलिटिकल काम वगैरह देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, वो सारा देखेगा। तो ये मतलब क्लियर कट यहाँ पे डिफाइन किया गया, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया के अंदर, उसको ब्रिटिश पोजीशन इंडिया कहा जाने लगा। ये मतलब एक तरह से सेंट्रल, इसका जो नेचर था वो सेंट्रलाइजेशन वाला नेचर था, ये हुआ। इसके अलावा एक जनरल एक्ट और आया है गवर्नर जनरल 1786 के अंदर, ये एक एक्ट है, एक्ट ऑफ 1786 कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ओवर राइडिंग पावर दी गई थी उसके काउंसिल पे। और ये क्यों किया गया था? बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से किया गया था, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना, ये बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंशियल आदमी था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अब आया है और ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल जब अपॉइंट किया गया, क्योंकि ये कैप्टन कॉर्नवालिस है। आप लोग जब अमेरिकन रिवोल्यूशन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि अमेरिकन रिवोल्यूशन के टाइम पर एक बंदे का नाम रहेगा कैप्टन कॉर्नवालिस। अब ये कैप्टन कॉर्नवालिस वहां पे हार जाएगा, कहाँ पे? अमेरिका में। और अमेरिका में हार जाएगा, जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन फिर ये इंग्लैंड आ जाएगा। जब इंग्लैंड आएगा, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से था, इसके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक थे, तो इसलिए फिर इसको डिमोशन के बजाय इसको प्रमोशन करके और अमेरिका से कहाँ भेजा गया, मतलब इंग्लैंड आया और इंग्लैंड से कहाँ भेजा गया? इंडिया में। और इंडिया में गवर्नर जनरल बना के भेजा गया इसको कंपनी का।
तो ये लेकिन ये बहुत ही एबल था, इसमें कोई डाउट नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, कनेक्शन बहुत अच्छे थे इसके। और कॉर्नवालिस जो है ये मतलब थोड़ा-सा डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड भी था इसका, मतलब थोड़ा-सा ओवरराइडिंग पावर, इसलिए इसने अपनी ओवरराइडिंग पावर दी कि काउंसिल अगर कोई डिसीजन दे रहा है मेजॉरिटी से, लेकिन अगर वो गवर्नर जनरल को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो ओवरराइड कर सकता है उसको, यानी कि एक तरह से वीटो पावर ले लिया इसने लॉर्ड विलियम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर है किसका, मतलब उनकी तरफ से भेजा गया, और इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। पर्दा खोल दो जरा, अजान हो गई क्या? तो इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपने सुना होगा, ये जो आप आईएएस के एग्जाम दे रहे हो या कुछ, इसका नींव रखने वाला जो है कैप्टन कॉर्नवालिस ही है, वो क्या नाम है, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और ये बंदा है जो 2 बार गवर्नर जनरल बना के भेजा गया है, एक बार अभी भेजा गया, फिर दोबारा आएगा, लेकिन फिर मर जाएगा। अभी तो मतलब रहेगा ये टेन्योर, उसके बाद में दोबारा आएगा, लेकिन उसी साल मर जाएगा, ठीक है। तो 2 बार इसको बना के भेजा गया, और क्योंकि वेल कनेक्टेड बंदा था और काफ़ी ज़्यादा इसने सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म किया, काफ़ी ज़्यादा जो है इसने डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम वगैरह की पोस्ट वगैरह क्रिएट की, और उसके अलावा जो है सिविल सर्विसेज को मतलब एक तरह से इंडिया में ठीक से इंट्रोड्यूस करने वाला ये बंदा है, ठीक है। तो इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और उसके अलावा फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट बाय द रिटन लॉज एंड रेगुलेशन, यानी रूल ऑफ लॉ वाली बात जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है। उसमें क्यों हुई थी उसकी वजह से मैं बताऊंगा कि काशी जोरा वगैरह केस हुए थे, कुछ के काशी जोरा, और क्या नाम है, मथुरा केस था, और एक मैंने आपको शायद ये बताया भी हो, काशी जोरा था, मथुरा केस था, पटना केस था, ये मैंने बताया था आप लोगों को, बताया क्या कभी? जिसमें वो क्या नाम है, क्लियर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट, जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था बताया था ना। हाँ, तो वो उसी की वजह से फिर इन लोगों ने वो प्रेस जो केसेस हुए थे कुछ, जिसमें राजा नंद कुमार का मर्डर हुआ था, एक तरह से जुडिशियल मर्डर कहते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर गवर्नमेंट को कहा गया कि रिटन लॉ के हिसाब से चलो, आप लॉ ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से चलो, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलो, रिकॉग्नाइज द कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शन एज अ क्लियरली एस्टेब्लिश दैट द acquisition of the sovereignty by the subject of the crown is on behalf of crown and not in on rights। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे जो भी रूल कर रही है कंपनी वो बिहाफ ऑफ क्राउन कर रही है, और सॉवरेनिटी जो है वो क्राउन की है, और इसमें एक बात ये भी क्लियर की कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक है ना। इसके बाद में फिर आपका दूसरा चार्टर आता है, ये चार्टर जो होता है 1813 का चार्टर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर। 1808 के अंदर कमिटी अपॉइंट की गई थी हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, उसने फिर इसको कहा कि ये दो, तो इंग्लैंड के अंदर क्या चेंजेस हुआ, एक तो फ्री ट्रेड वाली बात आ गई, इसमें एडम स्मिथ का आपने नाम सुना होगा, एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये जो है उस समय इनकी आइडियोलॉजी से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और फ्री ट्रेड के लिए बात हो रही थी, तो ये मोनोपोली में बिलीव नहीं करते थे एडम स्मिथ, परफेक्ट कंपटीशन में बिलीव करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो इनका फ्री ट्रेड का इनका कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली चला रही थी। तो यहाँ से बात शुरू हुई कि फ्री कम दिया जाए। यूटिलिटेरियन थ्योरी का भी जन्म हुआ, उसमें मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी सब लोगों को कॉम्पिटिशन में लाया जाए, सबको खुशी मिलनी चाहिए, सबको सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्टेड डायरेक्ट रूल बाय द ब्रिटिश क्राउन ऑल्सो सपोर्टेड द फ्री ट्रेड। अब यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो है आइडियोलॉजिकल चेंज काफी हो चुका है, और यहाँ पे ये लोग फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, मोनोपोली को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बैकग्राउंड में लिबरल्स जो हैं वो आ गए हैं, गो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिबरल्स हैं, जो कि और मतलब एक तरह से लिबर्टी देना चाहते हैं रदर देन कॉन्क्वायर करने के लिए। और क्रिश्चियन मिशनरीज भी जो है वो भी आ गई हैं, ठीक है, और ये अपनी मिशनरीज मिशन को फैलाने वलाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। इंडिया के अंदर चेंजेस क्या होते हैं इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को अबॉलिश किया जाता है, क्योंकि पहले ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा उधर कैप ऑफ गुड होप, मैंने बताया नहीं था, उसके चार्टर में ये था कि कैप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जितना भी फंक्शन करना है, जितना भी मतलब ट्रेड करना है, वो उसमें मोनोपोली रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इज वन ऑफ द कंपनी ऑफ इंग्लैंड ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी जो है उसको वो रूल कर रही है इंडिया पे, तो उन्होंने बोला भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों करे, और भी तो कंपनीज हैं इंग्लैंड के अंदर, वो भी तो, उनको भी अधिकार होना चाहिए उधर ट्रेड करने का। तो इन्होंने कहा ठीक है,
मोनोपोली खत्म करते हैं इसकी सिर्फ 2 ट्रेड पे इसकी मोनोपोली अभी भी रहेगी। एक तो चाय पे और दूसरी चाइना पे। चाइना से अगर जो ट्रेड करना है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी, वो ट्रेड कर सकता है। दूसरा तो चाय और चाइना याद रखिएगा, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई, बाकी कंपनीज को भी अलाउड किया गया कि वो भी इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं। और इनको ये भी कहा गया कि आपकी ये जो मोनोपोली चाय और चाइना वाली है, ये भी 20 साल में हम डायलूट कर देंगे, इसको भी अबॉलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे नेक्स्ट 20 सालों में, ठीक है ना। एक ये हुआ। ब्रिटिश सब्जेक्ट को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में सेटल हो सकते हैं, आ सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो अपना प्रोपेगेंडा अपने प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रोफेस कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर। और इसके अलावा सबसे पहली बार ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि सबसे पहली बार 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए को प्रमोशन के लिए कब रखा गया, कौन से चार्टर में दिया गया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर किया गया। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, प्री के अंदर, तो इसको याद रखिएगा। 1 लाख रुपए किस में दिया गया, एजुकेशन के लिए दिया गया, ठीक है ना भाई। दिख रहा है भाई। देखें यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे ये पूरी कहानी फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको छुड़वाया था वो भी अब पढ़ाना शुरू हुआ। तो ब्रिटिश जो है 1600 सेंचुरी में आपको पता है कि इंडिया में आए, और 1665 के अंदर वो सारा ये जो कहानी थी दीवानी राइट ऑफ टेन वगैरह किया, ये सारी बातें हमने कर ली। इसके बाद जो है यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट की बात है, तो यहाँ पे अब हम पॉलिटिकल एंगल देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट का कि क्या क्या है। तो ये फर्स्ट एक्ट था, दिस द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल important. It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company. It recognized for the first time the political and administrative function of the company and led the foundation of the central administration in India. तो ये बात आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। फीचर क्या क्या है एक्ट के, इसमें देखिए मैंने बताया सबसे पहले, इसको सबको मार्क कर लीजिएगा आपकी कॉपी में, अपनी बुक में है, आपके पास बुक है ना सब लोगों ने, तो बुक खोल लीजिए। बुक खोल लिया है? रुखसा वो क्या नाम है, वेदा, आपके पास बुक है, क्या नाम है, नदीम? तो इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें मार्क करिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएंगे, ये वाला पॉइंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। देख रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को, ये पॉइंट ऐड करिए। इसके अलावा आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर की उसको असिस्ट करने के लिए बनाई गई। इस सब ये सबसे क्वेश्चन आता है। और गवर्नर जनरल पहला ऐसा कौन था, गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। ये सब पॉइंट जो है ये सब प्री के क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है, कि कौन था, कौन सी ईयर में आया था, कौन से एक्ट में क्या बात थी, एक एक पॉइंट को इसके इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और उसके अलावा गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को मैंने बताया था सबॉर्डिनेट बना दिया गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, ये वाला 1774 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, यहाँ पे जिसमें एक चीफ जस्टिस बनाए गए, सर इम्पे। मैंने आपको बताया था कि सर इम्पे वाज द फर्स्ट सच जज, याद है। और ये जो है it prohibited the servant of the company from engaging any private, अजान नहीं सुनाई दिया, वही तो सुनने के लिए बैठा हूँ। इट प्रोहिबिट्स द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग एनी काइंड ऑफ और टेकिंग ब्राइब, और ये तो ये वाला तो पॉइंट हो गया, ठीक है, मैंने नहीं सुना है, मैं वही बैठा हूँ कि तब क्लास बंद करके जाऊँगा उसको। उसके अलावा जो है स्टैंड एंड कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। यहाँ पे कोड ऑफ डायरेक्टर की बात है कि गवर्निंग बॉडी जो है वो कौन है, कोड ऑफ डायरेक्टर की सिविल रेवेन्यू में, सिविल मैटर्स में और मिलिट्री अफेयर्स में सब कौन रेगुलेट कर रहा है, वो कौन करेगा, कोड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है यहाँ पे, कोड ऑफ डायरेक्टर है, रट्टा मार लीजिएगा। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए अमेंडमेंट किया गया, पहले 1801 में किया गया, उसके बाद में फिर बाद में इसको सेटल किया गया। फाइनल जो एक्ट आया इंपॉर्टेंट 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है ना। इसके फीचर्स क्या है, इसमें कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया गया, ठीक है ना। क्या क्या अलग किया गया, किसी भी टाइम एंटर होती है, अलाउ, किसी भी टाइम जब इसका मन करेगा तब एंटर करेगी, बीच में डिस्टर्ब। तो इसमें अलाउज द इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। उसके अलावा इट अलाउज द डायरेक्ट कोड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा कौन सा बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, ओके। इट इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, इसकी वजह से डुअल गवर्नमेंट पैदा हो गया, कौन, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, याद रहेगा।
ठीक है। इट एम्पावर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज डायरेक्टली, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सारा सुपरवाइज ऑल द फंक्शन, यहाँ पे इसके पास ये पावर थी कि वो सारे फंक्शन को, ऑल द ऑपरेशन, सिविल हो या मिलिट्री हो या गवर्नमेंट और रेवेन्यू, किसी भी तरह जो वो है वो सबको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट टू रीजन, फर्स्ट कंपनीज टेरिटरी ऑफ इंडिया इज फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें मैंने बताया था ब्रिटिश पोजीशन कहलाएगा, ठीक है, पहली बार। सेकंड जो है इसमें सुप्रीम कंट्रोल जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल, ठीक है, और द बॉडी। ये वाली नई बुक में है। नई बुक के अलावा जो पुरानी बुक है, ये वाली पुरानी बुक में है, और उसके बाद में पुरानी बुक के अंदर जो है 18, उसके बाद में 1833 का ही चिप चार्टर दे रखा था इन्होंने। इन्होंने जो है वैसे चार्टर नहीं दिया था, मतलब ये एक जो दूसरे एक्ट्स हैं, 1781 का जो अमेंडमेंट है या पिट्स इंडिया एक्ट है, ये देने के बाद इन्होंने 1786 में भी एक एक्ट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, को जिसमें गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसके बारे में जिसमें मैंने अभी डिस्कस किया। उसके बाद 1793 का जो है एक्ट है उसको, और उसके बाद में 1813 का है, इन दोनों को डिस्कस नहीं किया हुआ है। हम लोग 1833 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। लेकिन अभी दो एक्ट को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, अपनी बुक में देख लीजिए। 1793 वाला जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, इसमें ठीक है, फीचर ऑफ द एक्ट वर, क्या क्या फीचर्स हैं एक्ट के। तो द एक्सटेंट एंड द ओवरराइडिंग पावर बिटवीन द लॉर्ड गवर्नर ओवर हिज काउंसिल टू, अभी राइट लो। तो लक्ष्मीकांत में आप पहले देख लीजिए 1833 का एक्ट, चार्टर ऑफ 1833, बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर। तो इसको देखें आप, इसमें सबसे पहले जो एक्ट है, इसमें द गवर्नर जनरल ऑफ, सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। तो इसको वो देखें, मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ आपको। 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। इस एक्ट के तहत फीचर्स क्या है एक्ट के, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके अंदर सिविल और मिलिट्री दोनों पावर दे दी गई। और उसके बाद में फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई थी यहाँ पे, और इंडिया में मतलब पूरे इंडियन टेरिटरी पे उसका पोजीशन दे दिया गया था। जैसे कि पहले होता था ना, मद्रास का गवर्नर अलग है, बंगाल का अलग है, और उसके अलावा जो है बॉम्बे का अलग है, मद्रास, कलकत्ता सबका अलग अलग होता था। लेकिन ये गवर्नर जनरल के पास काफ़ी पावर थी। लेकिन जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, पूरे पूरे ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी का ही गवर्नर उसको बना दिया गया। और ऐसा पहला गवर्नर जो बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे आदमी भी थे, मतलब ही वॉज अ गुड मैन। उसके बाद में वो मतलब काफ़ी काम करना चाहता था। वो सती प्रथा वगैरह को बैन करने वाला यही आदमी है, सती को बैन करना, और काफ़ी काफ़ी डेवलपमेंटल काम किए इन्होंने, ठीक है। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बंगाल, अब यहाँ पे क्या क्या, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो है, ठीक है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, से उनको डिप्राइव कर दिया गया। मतलब यहाँ पे एकदम सेंट्रलाइज क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा है सेंट्रलाइजेशन वाला, जो वो है कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी, कानून बनाने की पावर थी बॉम्बे और मद्रास वालों की, उनको पूरा तरह छीन लिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी थी गई है कि पूरे इंडिया के लिए जो कानून बनाना है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा अपने काउंसिल की मदद से, ठीक है ना। लॉ जो अब ये बनाएगा उसको रेगुलेशन अभी तक कहते थे, अब इसको बनाए कहा जाएगा एक्ट। क्या कहेंगे? एक्ट कहेंगे। इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी, यहाँ से क्लियर कर दिया गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कॉमर्शियल बॉडी नहीं रहेगी, वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाएगी। और यहाँ पे एक बात और क्लियर की गई कि कंपनी की जो टेरिटरी इंडिया के अंदर है वो इन द ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्ट्री हिज हायर एंड सक्सेसर, यानी कि जो कंपनी की जो टेरिटरी है, मतलब जो इंडिया के अंदर टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, उनके ट्रस्ट में, उनकी मैजेस्टी के नाम पर ही चलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से टेक ओवर करने के मूड में है ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसको? इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप है। इसीलिए अभी तक कंपनी रूल ही चल रहा है, लेकिन इसको जब चाहे तब वो छीन सकते हैं, ये क्लियर कर दिया गया, जो कि उनको बहाना मिल गया 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद, और उन्हें उसको छीन भी लिया। इसलिए कंपनी रूल अभी तक चल रहा है। 1858 के बाद क्राउन रूल आ जाएगा। तो इसके इसमें जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, इसने एक ओपन कंपटीशन सिस्टम की बात की सिविल सर्विसेज की, कि इंडियंस को डिबार ना किया जाए कोई भी सिविल सर्विसेज की पोस्ट होल्ड करने से, यहाँ पे ओपन एम्प्लॉयमेंट सबके लिए रखा जाए, ये बात की गई। लेकिन जब इसका विरोध किया कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो फिर इस प्रोविजन को हटा दिया गया। यानी सिविल सर्विसेज में इंडियंस को इंट्रोड्यूस करने की बात तो की गई, लेकिन कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद इसको हटा दिया गया। तो ये प्रोविजन हटा दिया गया। अब इसके बाद में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। एक चार्टर एक्ट ऑफ
चार्टर एक्ट का लास्ट चार्टर है, इसके बाद कोई चार्टर नहीं आया। 1793 में शुरू हुआ, 1793, 1813, 1833 और 1853 लास्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। इसमें कुछ चीज़ें, इसके फीचर्स में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको याद रखना है। इट सेपरेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को इसने पहली बार अलग किया, ठीक है, अलग किया। And the executive function of the Governor General Council, it provides the additional 6 new member and called legislative councillor to the council. In other words, it established the separate Governor General's legislative council, which come to be known as Indian Central Legislative Council. एक तरह से पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब पहली बार पार्लियामेंट बन रहा है। आप बात समझ रहे हैं? अभी तक गवर्नर जनरल जो रूल बना देता था, उसका काउंसिल जो रूल बना देता था, चलता था। अब इनको एग्जीक्यूटिव फंक्शन को ये अलग कर रहे हैं और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर रहे हैं, यानी पार्लियामेंट शेप ले रहा है यहाँ पे। पहली बार 6 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे कि ये लोग एक तरह से जैसे आज एमपी होते हैं उसी तरह से ये हैं, और वो राज्यसभा जैसे होता है उस तरह से हैं। तो एक ही हाउस लेकिन उस समय होता था, और वो सेपरेट किया गया गवर्नर जनरल की भाई आप कानून बनाने का काम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगा, और एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी वो एग्जीक्यूशन का काम करेगी, यानी कि लेजिस्लेटिव विंग जो होगी काउंसिल की वो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी, ठीक है? जो वही प्रोसीजर सारा उसमें होगा जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर होता है। तो 10 लेजिस्लेशन पहली बार ट्रीट किया गया एज़ अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई, और इसके लिए स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत है, ये पहली बार समझ में आया। यानी पार्लियामेंट एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1853 के एक्ट में। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। आई? इतनी बात समझ में आई? कानून बनाना वाला फंक्शन पहले ये था कि जो मैंने कह दिया वही कानून है, लेकिन अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा रही है, ताकि वो जो मैंने कह दिया वही कानून ही है। कानून जो है वो अलग है, ठीक है? और वो अलग है, क्या नाम है आपका, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग है, ठीक है? मैं हड्डी तोड़ूँगा, अभी रुक जाओ तुम लोगों को। तुम लोग जो है इतने बदतमीज़ हो, बार-बार मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ, वही। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था तो सेपरेट नहीं किया गया था, वही कानून बनाता था, वही इम्प्लीमेंट करता था, बात खत्म। ठीक है ना? तो अभी क्या करने का है, इन्होंने बोला नहीं लेजिस्लेटिव स्पेशल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना? और इसमें एक जो उन्होंने मना कर दिया था, किसने मना कर दिया था? जो बोला था ओपन कॉम्पिटिशन में जो है इंडियंस को भी पार्टिसिपेट किया जाए, डिपार्ट ना किया जाए, तो फिर उसके बाद में फिर मैकॉले कमिटी बनाई गई थी, और उसको कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। इसको 1854 के अंदर बनाया गया, और इस कमिटी को बनाने के बाद ये किया गया कि ओपन जो कॉम्पिटिशन है, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है? ये सिविल सर्वेंट्स के लिए और सबको इंडियंस के लिए भी खोला जाए। तो इसके लिए मैकॉले कमिटी ने रिपोर्ट दी कि हाँ, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फिर ठीक है, इनको भी इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर आने दिया जाए। तो आपको पता है जब इन्होंने ओपन किया उसके बाद देखो कितने लोग आईएएस ऑफिसर बने हैं, लेकिन उससे पहले इनको अपॉर्च्युनिटी नहीं दी जाती थी, इंडियंस बैठ ही नहीं सकते थे उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज जो था वो सिर्फ अंग्रेजों के तक ही सीमित था। बाद में इन्होंने मैकॉले कमिटी की रिपोर्ट है जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज कमिटी भी कहा जाता है, मैकॉले कमिटी। मैकॉले मैंने बताया आप लोगों को वही बनता है जो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इंडिया भी कहा जाता है, और उसके अलावा जो है इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने वाला बंदा है, और इंडिया में जितने भी आईपीसी वगैरह की कोडिफिकेशन हुई है वो भी इसी की कमिटी ने की थी, ठीक है? जिसको अभी बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना? इट एक्सटेंडेड द कंपनीज़ रूल एंड allow it to retain the position of Indian territory on the trust of British Crown, but it did not specify any particular period. Unlike the previous charter, this was the clear indication that the company's rule could be terminated anytime the parliament like. तो पार्लियामेंट किसी भी टाइम कंपनी का रूल खत्म करके इंडिया में जो है ब्रिटिश क्राउन रूल ला सकता है, और ये जो कंपनी का रूल है इसको ग्रांट किया जा सकता है। ये एकदम क्लियर इंडिकेशन दे देता है कि अभी ट्रस्ट में जब तक आप चला रहे हो चलाओ, उसके बाद में फिर हम लोग पार्लियामेंट टेक ओवर कर लेगा। तो इस एक्ट ने जो है इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके में पहली बार लोकल लोगों को भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बुलाया गया। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स को गवर्नर जनरल काउंसिल से लाया गया, यानी 4 मेंबर जो है अपॉइंट किए गए फ्रॉम द लोकल प्रोविंशियल मतलब गवर्नर से, यानी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से जो है मेंबर मतलब 4 मेंबर अपॉइंट किए जाते थे। जो ये गवर्नर जो गवर्नमेंट में मतलब ये जो काउंसिल के अंदर जो मेंबर थे, ठीक है ना? 6 न्यू मेंबर जो ऐड किए गए थे उसमें से 4 जो हैं वो कहाँ से लिए गए थे? ये प्रोविंसेस से लिए गए थे। किससे? जो मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। जैसे होता है ना आज भी हमारे यहाँ पे राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं वो यूपी की
कितनी सीट्स है, एमपी कितनी सीट्स हैं, ऐसे है ना? तो ये मतलब बताते हैं कि भैया ऐसा है कि आप जो है इतनी सीट मतलब 4 जगहों से प्रोविंस से आएँगे, सेंटर के अंदर बैठेंगे, वो स्टेट अपने अपनी प्रोविंस के लिए सजेशन देंगे सेंटर में कि कैसा कानून होना चाहिए। तो इसी तर्ज पे इसको बनाया गया था। तो कुल मिलाकर आपको ये पॉइंट्स भी 1853 का एक्ट समझ में आ गया होगा। बात समझ में आई? यहाँ तक का जो रूल है उसको बोला जाता है 1857 तक का जो रूल है, इसको बोला जाता है आपका क्राउन वो क्या नाम है कंपनी रूल। कंपनी रूल जो है ये यहाँ तक है। इसके बाद में फिर 1858 के अंदर आपको पता है 1857 का रिवॉल्यूशन होता है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर होता है और उस रिवॉल्यूशन के बाद में जो है क्राउन रूल शुरू होता है। 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल होता है इंडिया के अंदर और एक नया एक्ट लाया जाता है। अभी तक आपने देखा चार्टर एक्ट देखे, सारे जो एक्ट थे वो चार्टर एक्ट थे। अब जो एक्ट आया है हमारा वो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, गुड गवर्नमेंट कहा जाता है इंडिया के अंदर। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, सिपाही म्यूटिनी के बाद, जिसको कुछ लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, कुछ लोग सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मतलब भूमिका थी उसको एबॉलिश कर दिया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है पावर को मतलब गवर्नमेंट की टेरिटरी की ब्रिटिश क्राउन को। और यहाँ तक की हमें बात करनी है, इसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। ये वाली जो बात है हिस्ट्री में हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। पहले हम लोग 1857 तक ही पढ़ेंगे और 1857 के बाद यानी सारे जो गवर्नर जनरल है 1857 तक लाएंगे, यानी कंपनी रूल पढ़ेंगे पहले। कंपनी रूल के बाद फिर हमारा दूसरा टाइम मेंशन होगा इंडिया आफ्टर 1857, यानी कि इंडिया 1857 के बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो मॉडर्न इंडिया है, आप ऐसे समझिए कि मॉडर्न इंडिया वाला पीरियड आपका 1600 सेंचुरी से शुरू होकर या पोर्चुगीज से शुरू होकर और 1857 तक आता है। ये पूरा पीरियड मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग। और उसके बाद जो पीरियड है 1858 का, वहां से लेकर और यानी 1857 का इनफैक्ट वहां से लेकर 1947 का जो पीरियड है उसको हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से। तो जो मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में कि मतलब इसके बाद मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो अभी हमारा जो मेन फोकस होगा वो मॉडर्न इंडिया पढ़ने का होगा और हम लोग 1857 तक की सारी हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में इवेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे। हाँ, एक बात ये है कि यहाँ तक पढ़ाने के बाद एक बार मैं इसको पूरा पढ़ाऊँगा इसको क्या नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन 1858 तक ही पढ़ना है आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट इसके बाद पढ़ेंगे, जब आपको और समझ डेवलप हो जाएगी तब काउंसिल एक्ट की बात करेंगे, तब आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि क्या हुआ है। जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन के बाद में क्या होता है कि जो है गवर्नमेंट छीन लेती है, मतलब ब्रिटिश क्राउन जो है वो कंपनी से रूल छीन लेता है। इट प्रोवाइड दैट द इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty. It changed the designation of the governor general of India to that of the viceroy. viceroy मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो ही जो वाइसरॉय है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश क्राउन को और लॉर्ड कैनिंग जो है पहला ऐसा वाइसरॉय इंडिया का बना। यानी कि अब 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है इसके तहत क्या बनाया गया है? इसके तहत बनाया गया है कि वाइसरॉय। अब यहाँ से वाइसरॉय होगा। वाइसरॉय मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन है। क्लियर कर दिया गया। वो बेसिकली गवर्नर जनरल के तौर पे काम कर। क्या हुआ? तो जॉब कर लो ना, खुल नहीं रहा है क्या? उधर ही कर लो। कर लिया? कर लो, अच्छा कर लो, उसी में कर लो, निकाल देंगे। चलो निकलवा लिया, पर वहां कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। पता नहीं, एकदम बैठे थे तो कर नहीं पा रहे थे। ठीक है। Viceroy was direct representative of the British Crown. Lord Canning thus become the first Viceroy. ये क्लियर हो गया। इसमें डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो तो वो भी खत्म कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट रूल दे दिया गया, वो लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइसरॉय बना दिया गया और डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर था इसको खत्म कर दिया गया। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपनी बुक में। इसको अथॉरिटी दे दी कि पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था और वो सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था इंडिया के सारे अफेयर्स के लिए। यानी एक तरह से मिनिस्टर बना दिया गया और वो इंडिया के जो भी रिपोर्ट होती थी, जो भी गवर्नर जनरल होता था वो रिपोर्ट करेगा किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उसको मतलब रिपोर्ट करेगा और वो सारी बातें जो है पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगा इंडिया के अफेयर्स के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है। 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई।
ठीक है, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, उसको असिस्ट करने के लिए किसको सुसु कर दिया है, उसको मारना मत क्योंकि वो बहुत तेज लगा था, वो छटपटा रहा था, तो मैंने कहा कर लो। तब उस समय कह रहा था, अब बाद में छटपटा रहा था तो क्या करूँ? उस समय कह रहा होगा छटपटा रहा था तो क्या करूँ? मारना मत। उतार दो, उतार नहीं पा रहा था और वो उसको वहाँ साफ कर देना उसको। ठीक है, 15 मेंबर की is establish a 15 member council of India to assist the Secretary of State for India. The council was an advisory body. Council जो थी वो एक advisory body थी, 15 मेंबर की council थी। ये जो secretary of state was the chairman of that council, जो 15 मेंबर की council बनाई गई थी उसको assist करने के लिए उसका वो chairman हुआ करता था। और इसने जो है ये it constitute the Secretary of State as a body corporate capable of suing and to be sued for India in England. इन इंडिया एंड इंग्लैंड मतलब ये जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये मेन अथॉरिटी बना दी गई थी जिसको आप इसके ऊपर केस भी कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर केस कर सकता है। द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled by in England. It did not alter any substantive way the system of the government that prevailed in India. तो क्लियर है ये कि इसमें इन्होंने सिर्फ वो चेंज किया, जो सिस्टम था वो सिस्टम ऊपर रहने दिया, बस ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, यानी कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चेंज करके इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेकर आ गए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों के लिए। वाइस रॉय का नाम चेंज कर दिया गवर्नर जनरल का, और गवर्नर जनरल तो कहते ही थे, गवर्नर जनरल प्लस वाइस रॉय अब उसको कहा जाने लगा एक तरह से। तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन हो गया, तो ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक बात आपको जो पॉइंट नोट करने वाली है वो ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो फर्दर जब तक ब्रिटिश रूल रहेगा तब तक रहेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उसमें आप लोगों ने कभी मॉर्ले मिंटो सुना होगा, तो मिंटो जो है वो गवर्नर जनरल वाइस रॉय था, लेकिन जो मॉर्ले था वो ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसी तरह से आपने मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुना होगा, तो मोंटेस्क्यू जो है वो ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और चैम्सफोर्ड जो था वो ही वाज द गवर्नर वाइस रॉय। तो इस तरीके से मतलब ये वाइस रॉय और इसका एक कॉम्बिनेशन चलता रहा, क्योंकि इंग्लैंड में वो बैठ के रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इंडिया में जो एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वाइस रॉय है। आई होप कि इतनी बात मैं आपको समझा पाया हूँ। यहाँ तक की हिस्ट्री हमें देखनी है इसमें। अब यहाँ तक के हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल, उसको देखेंगे डिटेल में, और इसके बाद में फिर हम लोग जो है फर्दर इसके आगे प्रोसीड करेंगे। अभी हमें वॉरेन हेस्टिंग से लेकर और अभी 1858 तक लॉर्ड कैनिंग तक जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनके टाइम पे जो टेन्योर रहा है उसके बारे में बात करनी है। इसके बाद में फिर हम इधर से दोनों एक्ट्स को और उसको भी लेकर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इस साइड में अब शुरू हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो वो तब तक बात समझ में नहीं आएगी जब तक इधर की हिस्ट्री आप ठीक से पढ़ लो। तो 1857 तक ही हमारी बात है, यहीं तक हम बात करेंगे, फिर 1858 से आगे इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे। आई होप कि मैं क्लियर हूँ, मैं बात समझा पाया। ठीक है।